हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर रिवीजन सीरीज फॉर सीए इंटर कंपनी लॉ। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट शुरू किया था, विच डेल्ट विद अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सेक्शंस 128 से लेकर सेक्शंस 138 तक इस चैप्टर के अंदर कवर्ड है। लास्ट क्लास के अंदर हमने सेक्शन 128 से 133 तक कवर कर लिया था। आज बचे हुए जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं 134 से लेकर 138 तक, उन्हें हम रिवाइज करेंगे। अगर हम सेक्शंस 128 से 133 की बात करें तो क्विकली अगर हम इसका रिवीजन करें तो 128 हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा था, 129 हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता था, 130 और 131 बताता था कि कुछ केसेस के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाए हैं इनको आप रीओपन करके रिकास्ट कर सकते हैं। 130 में कंपल्सरी होता था जहां कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था, 131 में आप इसको वॉलंटरली कर लेते थे। 132 और 133 एक तरह से इकट्ठे पढ़े जाते थे। 133 ये कहता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नेफ्रा के थ्रू प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, यानी कि नेफ्रा के रिकमेंडेशंस पे बनाए जाएंगे, और नेफ्रा कैसे काम करेगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसके पावर्स क्या होंगे, उसके रोल्स वगैरह क्या होंगे, वो हमने नेफ्रा रूल्स के साथ साथ 132 सेक्शन के अंदर कंप्लीट किया। आगे बचे हुए जो सेक्शन है उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक फ्लो डिस्कस करता हूँ। मैंने क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि रिमेनिंग सेक्शंस काम कैसे करते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 129 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करी। एक बार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, जो हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फैट होनी चाहिए, फॉर्म में होनी चाहिए जो शेड्यूल 3 में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू बनाई देनी चाहिए। वंस हमने 129 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, सेक्शन 134 क्या कहता है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूव होनी चाहिए और बोर्ड के बिहाफ पर साइन होनी चाहिए। वर्ड्स ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड साइन नहीं करेगा, बोर्ड के बिहाफ पर साइन होनी चाहिए, यानी कि कुछ लोग प्रिस्क्राइब किए जाएंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर इनको साइन कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन इनको साइन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो 134 क्या कहता है, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई तो बोर्ड का अप्रूवल लेना है और बोर्ड के बिहाफ पर इसको साइन कराना है। इसके साथ साथ 134 साथ साथ ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे। ऑब्वियसली इस बोर्ड रिपोर्ट को भी कौन साइन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर कौन साइन कोई साइन करेगा, तो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, वो साइन होगी। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ने अप्रूव कर दी हैं, ये जो उनके बिहाफ पर साइन हो गई हैं, ये अब ऑडिटर के पास जाएंगी। ऑडिटर इनके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगा। आपने देखा था ऑडिटर 138 से 148 में हमने कवर करना होता है। ऑडिटर इसके अंदर अपना अपना ऑडिट करेगा, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगा। एक बार ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाती है तो सेक्शन 136 क्या कहता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी, साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट जो आई है और जो बोर्ड रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई है, ये सब के सब मेंबर्स को या उसके अलावा कंपनी के जो अगर मेंबर की डेथ हो गई है तो ऑफिशियल असाइनी को, मैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी को, आम भाषा में जिसको भी आप अपने जनरल मीटिंग के नोटिस भेजते हैं उनको ये 21 डेज बिफोर द मीटिंग सेंड कर देंगे। यानी कि आप समझेंगे 21 डेज बिफोर द मीटिंग एजीएम के साथ मैच कर रहा है। तो 136 क्या कहता है, एक बार ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाए तो आप उसके ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग मेंबर्स एंड अदर पर्संस को सेंड कर देंगे। अब होगा क्या, ये मेंबर्स एजीएम में आएंगे और वहां पर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल करेंगे। हमने ये पढ़ा था ये कंसीडरेशन किया जाता है, अप्रूवल किया जाता है, और एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है ओआर के थ्रू इसका अप्रूवल किया जाता है। और एक बार एजीएम के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो जाती हैं, फाइनली 137 सेक्शन क्या कहता है कि एक बार ये अप्रूव हो जाती हैं तो इनको आप फाइल करेंगे विद द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ द एजीएम। जिस दिन आपकी एजीएम हुई है इसके 30 डेज के अंदर अंदर आप इसको फाइल कर देंगे अपने आरओसी के पास। तो दिस इज द फ्लो जिसमें हमने करना है। आइए शुरू करते हैं। 129 हम कवर कर चुके, डायरेक्टली आ जाते हैं 134 के ऊपर। 134 में हमने क्या क्या देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करता है, बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करता है, और इन बोर्ड रिपोर्ट्स के कंटेंट्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको कंटेंट्स बाद में कराऊंगा क्योंकि वो क्रैमिंग का पार्ट है। पहले हम फ्लो में चलते हैं कि बोर्ड को अप्रूवल चाहिए, बोर्ड के साइन चाहिए, एक बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, बोर्ड रिपोर्ट का साइन होगा। तो आइए डायरेक्ट शुरू करते हैं। अगर हम 134 की बात करें तो 134 में पहले हम बात कर रहे हैं कि इनको किससे साइन कराना होता है। सेक्शन 134, authentication of financial statements. Number one, the financial statements including the consolidated financial statement, if any, should be approved by the board of directors before they are signed on the behalf of the board.
साइंड बाय द बोर्ड नहीं लिखा, यानी कि सारा बोर्ड साइन नहीं करता, साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड क्या करता है, पहले इसको अप्रूव करता है अपनी मीटिंग के अंदर, और उसके बाद बोर्ड के बिहाफ पर इन्हें साइन किया जाता है। कौन कौन साइन करता है, इंपॉर्टेंट बात, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी shall be signed on the behalf of the board by at least by the following, किस किस से, नंबर 1 the chairperson of the company where is authorized by the board, अगर चेयरपर्सन नहीं है then by 2 directors out of which one shall be managing director if any and the other chief executive officer, या तो चेयरपर्सन साइन करेगा या 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और ये 2 डायरेक्टर कोई भी नहीं होंगे। अगर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर पक्का साइन करेगा, ऐसे ही अगर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो वो पक्का साइन करेगा। मान लीजिए आपके पास सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करेगा, साथ में कोई और डायरेक्टर साइन कर देगा। आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, साथ में कोई एक डायरेक्टर साइन कर देगा। और अगर आपके पास दोनों है तो फिर कोई और डायरेक्टर साइन नहीं करेगा, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करेगा। इसके साथ साथ अगर कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है तो वो पक्का साइन करेगा, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो भी पक्का साइन करेगा। यानी अगर इनके होने के बावजूद भी आपने इनके साइन नहीं कराए देन आप इस सेक्शन का वॉयलेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन से साइन कराइए, और चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर से साइन कराइए, जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साइन कराने ही कराने हैं, कंपनी सेक्रेटरी के साइन कराने ही कराने हैं। इन केस ऑफ 1% कंपनी, 1% कंपनी के लिए इतना तामझाम नहीं है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी साइंड बाय ओनली 1 डायरेक्टर, जो उसका इकलौता डायरेक्टर होगा, फॉर द सबमिशन टू द ऑडिटर फॉर हिज रिपोर्ट देयर ऑन, और इसको साइन करके फिर आप ऑडिटर को सबमिट कर दीजिए। ये बात हमने नीचे लिखी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू द ऑडिटर आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड एंड साइन। उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट जो आएगी इसको हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साइन कर देंगे। और मैंने आगे वाली बात भी यही लिख दी कि जो साइंड कॉपी है ये आप सारे मेंबर्स को 21 डेज बिफोर द मीटिंग सेंड कर देंगे। उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट में फिलहाल छोड़ रहा हूं, बाद में रिवाइज करते हैं। 134 सबसेक्शन 3 और 4 में लर्निंग है, क्रैमिंग है, मैंने लर्निंग स्केल भी बताई थी, वो लास्ट में करा देता हूं। उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट पे, कि जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी उस बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स को चलो हम कर लेंगे। बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग कौन करेगा, जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग करी, फिर हम बात कर रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट का साइन कौन करेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड रिपोर्ट एंड एनी annexes thereto shall be signed by, वही बात, the chairperson of the company if is authorized by the board, and where is not authorized by the board it shall be signed by 2 directors, one of whom shall be managing director। आगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाली बात हटा दी है उन्होंने। और in case where there is only 1 director, that is 1% company, the board report or any annexure thereto shall be signed by such director। तो इसमें CFO और CS वाली बात हटा दी है। तो बड़ी सिंपल सी बात लिखी है, या तो चेयरपर्सन साइन करेगा, और चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर आपके पास वो है। और अगर आप इस तरह से साइन नहीं कराते, इफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन जो 50,000 से 25 लाख तक चलेगा। एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, उसको इंप्रिजनमेंट होगी 3 इयर्स तक की, फाइन होगा 50,000 रुपीज से लेके 5 लाख और बोथ। तो यहाँ पे 134 में अभी रोक रहा हूं कि इसके अंदर एक जो वाले हमारे कंटेंट्स वाली बात थी वो हमने छोड़ दी है। आगे चलते हैं 134 बेटा, अभी अब CSR है, मैं सीधा फ्लो में चल रहा हूं कि 134 में आपने उसको साइन करा दिया, उसके बाद उसको अप्रूव करा दिया। 136 क्या कहता है, 136 कहता है कि इनको अब आप सारे मेंबर्स को 21 डेज बिफोर द मीटिंग सेंड कर दीजिए। तो 136 पे डायरेक्टली आ जाते हैं। 136 134 के बाद फ्लो में कहता है राइट ऑफ द मेंबर्स टू कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने क्या लिखा कि इसके अंदर हु आर एंटाइटल्ड टू दिस स्टेटमेंट्स, द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद किस किस चीज का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। ये चारों चीजें आप सेंड करेंगे टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, टू एवरी डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी हमने 71 सेक्शन में पढ़ा था, टू ऑल पर्संस अदर देन सच मेंबर एंड ट्रस्टी बीइंग सो एंटाइटल्ड। और ये कौन कौन है, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स, कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, ऑफिशियल असाइनी इन केस ऑफ रिसीवर और रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर। तो इन सबको आप सेंड करेंगे along with consolidated financial statement, audit report, every other document required to be attached। और कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच होता है मैंने आपको बता दिया, बोर्ड रिपोर्ट। तो बेसिकली ये 4 डॉक्यूमेंट जाते हैं हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, और ऑब्वियसली 21 डेज बिफोर द मीटिंग जाते हैं। तो उसके साथ कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जाता होगा, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स की जरूरत होती होगी तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी जाते होंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स भी जाते होंगे। तो ये सब हमें सेंड करना है नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। और जैसे वहां पर मीटिंग के नोटिस के केस में हमारे पास सेक्शन 8 कंपनी के लिए छूट थी, यहां भी वही बात है कि ये 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम भेजा जा सकता है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। क्या इस 21 डेज के टाइम को कम कराया जा सकता है, इसको कंडोन कराया जा सकता है? यस। इसके लिए आपको चाहिए होगा इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, आपको अप्रूवल चाहिए बाय द मेंबर्स हु आर मेजॉरिटी इन नंबर
एंड होल्डिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्या कुछ करना है, दो बातें पूरी करनी है अगर शेयर कैपिटल है कंपनी की, दे शुड बी मेजॉरिटी इन नंबर एंड होल्डिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है देन दे शुड बी होल्डिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अगर आप समझे तो बेटा ये एक्सटेंशन वाला टाइम मैच खाता है जो हमने नोटिस के टाइम की एक्सटेंशन में मैच किया था इन केस ऑफ ईजीएम। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने नोटिस के केस में कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो आप मीटिंग का नोटिस देते हैं वो मीटिंग का नोटिस अगर एजीएम का है तो उसको आप 21 डेज से कम में भेज सकते हैं अगर 95% ऑफ मेंबर्स इन नंबर इसको अप्रूव कर देते हैं। और अदर जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम के केस में शेयर कैपिटल के अगर है तो आप ध्यान रखेंगे कि मेजॉरिटी नंबर होना चाहिए और 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए। तो यही वाली कंडीशन उन्होंने उठाकर कहां लगा दी है कि अगर आप 21 डेज से कम में से कम पहले उस गया 21 डेज से पहले कम डेज में इनको सेंड कर रहे हैं यानी कि आप 21 डेज की कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस डिले को कंडोन करा सकते हैं बाय दीज मेंबर्स। उसके बाद लिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने कुछ बातें करी। उन्होंने कहा जी लिस्टेड कंपनी में तो एक दिक्कत है, लिस्टेड कंपनी तो कहां सबको भेजती फिरेगी, इतने मेंबर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी में ये प्रोविजंस कंप्लाई किए हुए मान लिए जाएंगे अगर कंपनी अपनी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रख लेती है 21 डेज बिफोर द मीटिंग और जहां वो मेंबर्स का इसका इंस्पेक्शन करा देती है और सारा कुछ भेजने की जगह वो एक स्टेटमेंट भेजती है मेंबर्स को कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इन फॉर्म एओसी 3। ये भेजना कैसे है, वही 21 डेज बिफोर द मीटिंग्स इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर कोई फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग लेता है तो उसको फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी। तो लिस्टेड कंपनी में हमें देखा कि सारा भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रख लीजिए, उन्हें इंस्पेक्शन दे दीजिए और एक एओसी 3 के अंदर कंसोलिडेटेड या ये कह लीजिए एक स्टेटमेंट भेज दीजिए कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई या ये भेजने की कंडीशन सेटिस्फाई हुई मान ली जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कुछ कंपनीज अगर चाहें तो अगर इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सेंड कर सकती हैं, जरूरी नहीं है आप फिजिकली सेंड करें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या लिखा है उन्होंने, मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। प्रिस्क्राइब्ड कंपनी ही ऐसा कर सकती हैं और वो कौन होंगी, नंबर 1 इन केस ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी एंड ऑल पब्लिक कंपनीज जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है एंड जिसका टर्न ओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन कौन सेंड कर रहा है, लिस्टेड कंपनीज एंड सारी पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट को बेटा ये वो बात नहीं दी गई। all listed companies, all public companies having net worth of 1 crore and turnover of 10 crore rupees, they may send it by electronic mode in 2 cases। अगर शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो आपके डिपॉजिटरी के पास, जो डिपॉजिटरी है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डीमैट फॉर्म में शेयर्स हैं, उसके पास ईमेल आईडी होगा आपके बेनिफिशियल ओनर का, आपके शेयर होल्डर का, तो उसके उन ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और अगर शेयर होल्डिंग डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं है यानी कि वो अभी भी पेपर फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आप उन मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकते हैं जो पर्टिकुलरली इस बात के लिए कंसेंट कर जाएं कि हाँ आप हमें ईमेल के थ्रू भेज दिया कीजिए। नहीं तो आप फिजिकल कॉपीज के थ्रू ऑब्वियसली डिस्पैच कर सकते हैं। और फिजिकल चीजें कैसे भेजी जाती हैं, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 20। जहां हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे सर्व किए जाते हैं, उसमें लिखा था ई बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ऑफिस में जाकर वो बातें लिखी हुई थी या घर पे पहुंचाकर। तो वो सिंपल तरीके में लिखे हुए हैं कि जो सेक्शन 20 के अंदर मेथड्स दिए हुए हैं फिजिकली पहुंचाने के, उनके थ्रू आप इसको भेज सकते हैं। तो हमने पहले क्या देखा, लिस्टेड कंपनी के केस में एक छूट भी दी गई थी कि सारा भेजने की जरूरत नहीं है और साथ में लिस्टेड कंपनी को और कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी को जो कि पब्लिक कंपनीज है जिनमें नेटवर्थ 1 करोड़ एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू भी भेजा जा सकता है। अगर आपके डीमटेरियलाइज शेयर हैं तो जो डिपॉजिटरी के पास ईमेल है उस पर भेज दीजिए। नहीं तो अगर आपके डीमटेरियलाइज शेयर्स नहीं हैं देन दोज शेयर होल्डर्स हु हैव कंसेंटेड इन राइटिंग फॉर रिसीविंग इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, उनको आप ई मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हैं। इसके अलावा फिर लिस्टेड कंपनी के लिए तीसरी बात, a listed company shall place its financial statements including consolidated financial statement if any and all other documents जो भी required on the website, वो अपनी वेबसाइट पर भी इन सब चीजों को रखेगी। तो 3 बातें हमने लिस्टेड के बारे में कर ली, एक छूट मिली थी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजने की बात करी और उसको क्या कहा गया कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर भी डाल दे। इसके बाद बेटा बात आ रही है चौथी बात लिस्टेड कंपनी की, एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग सब्सिडरी और सब्सिडरीज। ऐसी लिस्टेड कंपनी जो कि जिसकी सब्सिडरीज या सब्सिडरीज हैं
he shall placed audited accounts in respect of each subsidiary on its website। ना सिर्फ वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे डालेगी, बल्कि सारी की सारी सब्सिडरीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी वेबसाइट पर डालेगी। और अगर ये सब्सिडरीज फॉरेन सब्सिडरीज हैं तो क्या इनकी भी डालनी है? यस। लेकिन अगर ये फॉरेन सब्सिडरीज में कोई सब्सिडरी ऐसी है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, मान लीजिए बेटा ये ए है, ये इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, इसकी बी सी डी 3 सब्सिडरीज हैं, मान लीजिए एक यूएसए के अंदर, और जो बी सब्सिडरी है ये सी और डी के ऑलरेडी अकाउंट कंसोलिडेट करके अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जिसके अंदर सी और डी को इंक्लूड करती है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप सिर्फ बी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे तो चलेगा। वैसे रूल क्या था कि सारी सब्सिडरीज के अकाउंट्स डालिए, सारे सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डालिए, तो हमें बी सी डी तीनों के डालने थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इफ ए फॉरेन सब्सिडरी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पर डाल दीजिए, चल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वजह से फॉरेन सब्सिडरीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है उन कंट्रीज के रूल्स के हिसाब से, तो आप अनऑडिटेड डाल दीजिए, चलेगा। लेकिन अगर आपकी जो फॉरेन सब्सिडरीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो फिर आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराकर डालना पड़ेगा। तो 3 बातें हमने फॉरेन सब्सिडीज के बारे में पढ़ ली कि अगर वहां पर कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो वो डाल दीजिए, चलेगा। अगर ऑडिटेड नहीं भी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां ऑडिट कराना नहीं होता तो अनऑडिटेड डाल दीजिए, चलेगा। थर्ड, अगर वो लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश में है तो उस केस में आप अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं डाल सकते, यू विल हैव टू गेट ए ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश और वो आप वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। तो चारों बातें हमने लिस्टेड कंपनी के बारे में पढ़ ली। उसके बाद बात करें बेटा हर कंपनी के बारे में। एवरी कंपनी इंस्पेक्शन प्रोवाइड करेगी। एवरी कंपनी शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अलाउ एवरी मेंबर, ट्रस्टी, होल्डर टू इंस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर। और लिस्टेड कंपनी के में बड़ा बात क्लियर है ही, ऑलरेडी वो इंस्पेक्शन प्रोवाइड करा रही थी जहां वो सब कुछ 21 डेज बिफोर द मीटिंग रख दिया करती थी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कि जो भी आगे इंस्पेक्ट करना चाहे करे। तो आप समझेंगे ना सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भेजिए मेंबर्स को, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हर कंपनी इंस्पेक्शन भी प्रोवाइड कराएगी। और एक बात उन्होंने साफ साफ लिखी है, every company having subsidiary and subsidiary shall provide a copy of separate audited or unaudited financial statement as the case may be in respect of each subsidiary to any member who asks for it। लिस्टेड के बारे में ऊपर क्या कहा था कि हर सब्सिडरी कंपनी की अकाउंट्स आपने वेबसाइट पर डालने हैं, और यहां तो उन्होंने क्या कह दिया, हर कंपनी क्या करेगी, अगर उसके सब्सिडरी या सब्सिडरीज के अकाउंट्स कोई मांग लेता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई मांग लेता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड लास्टली कॉन्ट्रावेंशन लिखा हुआ है कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है देन द कंपनी शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज। तो हमने सिंपल इसके अंदर बातें पढ़ी, कुछ 4 बातें लिस्टेड कंपनी के बारे में थी वो ध्यान रखनी है, और हर कंपनी को इंस्पेक्शन प्रोवाइड करानी है वो बात इसके अंदर लिखी हुई है। क्या क्या सेंड करना होता है हमने देख लिया, 21 डेज बिफोर द मीटिंग सेंड करना होता है। सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज में काम चल जाता है, और कंडोनेशन हो सकती है इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल बाय मेंबर्स who are majority in numbers and holding not less than 95% of paid up share capital, and company is not having share capital by holding not less than 95% of the voting power। चलिए यहां पे खत्म हुआ 136 हमारा। 136 के बाद हमारे पास आ जाता है 137। 137 क्या कहता है कि एक बार एजीएम के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो जाती हैं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार के पास सेंड करने हैं विद इन 30 डेज ऑफ द होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो सबसे पहले बात यह आती है कि भैया सेंड क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, consolidated financial statements, all other documents that are required to be annexed to financial statement। तो ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट आ गई। और 3 पॉइंट में कोई नई बात लिखी है, the accounts of subsidiary and subsidiaries which have been incorporated outside India, that means foreign subsidiaries, and which are not have any established place of business in India। अब क्योंकि बेटा वो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है और उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, दैट मीन्स वो इंडियन एक्ट के हिसाब से फॉरेन कंपनीज नहीं कहलाएंगी। तो ऐसी आपकी सब्सिडरीज जो फॉरेन कंपनीज नहीं है, क्योंकि अगर वो फॉरेन कंपनी होती ना बेटा, एक्ट में ऑलरेडी फॉरेन कंपनी से हम इंडिया में डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, लेकिन आपकी ऐसी सब्सिडरीज
जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हैं, आपने उनकी कंसोलिडेटेड तो बना ली होगी, लेकिन उनके अकाउंट्स हमारे पास नहीं आए। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसी सब्सिडरीज या सब्सिडरीज जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हैं लेकिन जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, जिस वजह से वो फॉरेन कंपनी नहीं बन पा रही हैं, उनके अकाउंट्स भी आप 137 में रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। तो ऐसी कंपनियां जिनकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज बाहर हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी वही बातें लिखी हुई हैं कि फॉरेन सब्सिडरीज के केस में अगर अनऑडिटेड देनी पड़ जाए तो आप अनऑडिटेड दे सकते हैं, अगर वहां ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश है तो आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। तो 4 चीजें हमने सबमिट करनी होती हैं। कब करनी होती हैं? विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम। अब इसके बेटा एक आगे कहानी आती है कि मान लीजिए आपका एजीएम होल्ड हुआ है और उस एजीएम होल्ड होके वहां पर प्रॉपर ढंग से ओआर पास हुआ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होगी, तो आपने फाइल कर दी विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। लेकिन हो सकता है कि उस मीटिंग के अंदर जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग एडजॉर्न हो जाए और वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट ना हो पाए किसी वजह से। तो हमने क्या कहा, उस केस में क्या हमें सबमिट नहीं करनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? उन्होंने कहा नहीं, आपकी मीटिंग एडजॉर्न हो गया, कोई बात नहीं, आप फिर भी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दीजिए। मैंने कहा सर लेकिन ये अप्रूव नहीं हुए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको सबमिट फिर भी कीजिए, ये प्रोविजनल माने जाएंगे। और जिस दिन आपकी एडजॉर्न मीटिंग हो जाए, जब ये अप्रूव हो जाए, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंट्स हमें जो अप्रूव हो गए हैं वो सबमिट कर दीजिएगा। तो हमने क्या देखना है कि अगर मीटिंग में अप्रूव नहीं भी हुए हैं तो भी हमने क्या करना है, सबमिट करने हैं 30 डेज के अंदर, ये प्रोविजनली सबमिट किए जाएंगे और जब एडजॉर्न मीटिंग में अप्रूव हो जाएंगे तो फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडजॉर्न मीटिंग के अंदर आपको इनको सबमिट करना है। और नेक्स्ट केस ये आता है कि जहां पर फाइनेंशियल आपकी जो एजीएम है वो होल्ड हुई ही नहीं। अब होल्ड हुई नहीं तो क्या करें, फिर तो अप्रूव होने की कोई कहानी नहीं। उन्होंने कहा उस केस में भी सारे प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स प्लस रीजंस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम आप फाइल करिए आरओसी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू बी हेल्ड। ऐसी बात हम उसमें भी पढ़ के आए थे एनुअल रिटर्न में कि अगर मीटिंग नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि एनुअल रिटर्न नहीं देनी। यहां भी यही कहानी है कि अगर मीटिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करेंगे, तब भी करेंगे और साथ साथ इनफैक्ट ये रीजन बताएंगे कि आपने एजीएम होल्ड क्यों नहीं करी। तो इस चार्ट में मैंने समराइज कर दिया कि एजीएम हुई है और वहां पे अडॉप्ट हो गया तो सिंपल सी बात है 30 डेज में सबमिट करें, नहीं हुई अडॉप्ट हो पाया तो भी कोई बात नहीं, आप 30 डेज में सेंड करिए लेकिन वो प्रोविजनल माना जाएगा और जब मीटिंग हो जाए उसके 30 डेज के बाद दोबारा कर दीजिएगा। और अगर मीटिंग हुई नहीं है तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच मीटिंग ought to have been held, ought to have been held कैसे निकालेंगे 96 के रूल्स के हिसाब से। तो उसके अंदर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है। 1% कंपनी ने बेटा छूट दी है, वहां तो क्या ही मीटिंग करेंगे आप लोग। तो उन केस में क्या लिखा है, इन केस ऑफ ओपीसी इट हैज टू बी सेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको इसको सेंड करना है टू द आरओसी। तो 180 डेज देखें तो मोटा मोटा 30 सितंबर ही बैठता है। उसके अलावा कुछ रूल्स हैं। उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे शैल बी फाइल्ड टुगेदर विद फॉर्म एओसी 4, एओसी 4 फॉर्म के साथ इसको फाइल करना है। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे वो एओसी 4 सीएफएस, सीएफएस मींस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके हिसाब से फाइल करेंगे। और कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट XBRL फॉर्मेट में फाइल करेंगी इन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये रिपोर्टिंग लैंग्वेज के बारे में EIS के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। तो सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करेंगी, ये एक प्रॉपर लैंग्वेज जो आप होती है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, उसके अंदर इसको फाइल करेंगे। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कंपनीज को एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में फाइल करना होता है पहले तो देख लें। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शैल फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट अंडर दिस सेक्शन विद द रजिस्टर्ड फॉर्म नंबर याद रखें। ऊपर कौन सा था, एक्स नॉर्मल में AOC 4, इसमें क्या है AOC 4 XBRL और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा given in Annexure 1 for the financial years commencing after 1st of April 2014। तो 1st of April 2014 के बाद ये रूल आया है। कौन कौन से, नेमली all companies listed on any stock exchange in India as well as their Indian subsidiaries। तो कोई भी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है प्लस उसकी सारी सब्सिडरीज क्या करेंगी, XBRL फॉर्मेट में फाइल करेंगे। सेकेंडली, ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर, all companies having turnover of 100 crore or more, and all companies which are required to prepare their financial statement in accordance with Indian Accounting Standard Rules 2015। तो 4 हमारे पास कंपनीज हैं जिनको XBRL के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। नंबर 1, हर वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है एंड देयर सब्सिडरीज। सेकेंडली, सारी कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है।
थर्डली सारी कंपनी जिनके टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हैं, एंड ऑल कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, कि वो कंपनीज जो कि बैंकिंग कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, दे नीड नॉट फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर दिस रूल। बेटा पेपर में कई बार वो आपसे पूछ देता है कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीस है, क्या इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL फॉर्मेट में फाइल करने की जरूरत है? याद रखिएगा एक्सेप्शंस 3 होती हैं, इसके अंदर आपने कुछ नहीं देखना, टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल लिस्टेड है या नहीं है, ये 3 कंपनियां XBRL में फाइल नहीं करेंगी। उसके अलावा हमने क्या कहा, एक कंपनी जिसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार भी इन रूल्स में फंसने की वजह से XBRL में फाइल कर दी, अब भले वो इन रूल्स से बाहर हो जाए, वो हमेशा XBRL में फाइल करती रहेगी। दैट मींस एक बार XBRL फॉर्मेट वाली कंडीशन आप पे लग गई, उसके बाद आपने XBRL में ही फाइल करना है, भले ही आप उन कंडीशन से बाहर आ जाएं। तो ये बात क्लियरली लिखी है, द कंपनीज व्हिच हैव फाइल्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द अबव रूल shall continue to file their financial statements and other documents though they may not fall under class of companies specified therein in succeeding years। तो हर साल चेक नहीं करना, एक बार आप इसमें फंस गए तो बस अब आंख बंद करके हर साल XBRL फॉर्मेट में फाइल करते रहिए। और पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सेक्शन 137 की, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल ना की जाएं तो। If a company fails to file a copy of financial statements under subsection 1 or subsection 2 as the case may be before the expiry of specified period यानी कि 30 days में, the company shall be liable to a penalty of 1000 for every day during which the failure continues but which shall not be more than 10 lakh rupees। बेटा ये मीटर वाली है, 1000 रुपए पर डे और 10 लाख तक पे जाके रुक जाएगी। और उसके अलावा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एनी अदर डायरेक्टर, सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेवार, वो नहीं, और उसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिम्मेदार, ये दोनों नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर हु इज चार्ज्ड बाय द बोर्ड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस। और अगर ये भी नहीं है देन ऑल डायरेक्टर्स। ये मैं क्यों लिस्ट बना रहा हूं, इन सब के ऊपर फाइन लगाने हैं, सबसे पहले एमडी के ऊपर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ऊपर, क्योंकि मेनली ये थे। अगर ये दोनों नहीं है तो कोई डायरेक्टर होगा जिसको बोर्ड ने ये काम दिया होगा, भैया फाइल कर दो। अगर ऐसा भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स, दे शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीस with a further penalty of 100 rupees for each day during which the failure continues subject to maximum of 5 lakh rupees। तो कंपनी पे फाइन लगाया 1000 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 lakhs। उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनके एब्सेंस में एनी डायरेक्टर चार्ज बाय द बोर्ड, और अगर वो भी नहीं है देन ऑल डायरेक्टर्स शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीस प्लस अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीस। चलिए 137 भी खत्म हो गया, तुम्हारी चेन पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास रह जाता है सेक्शन 135 जो CSR की बात करता है, 138 जो इंटरनल ऑडिट की बात करता है, और 134 में हमारे पास रह जाते हैं बोर्ड ऑफ रिपोर्ट्स के कंटेंट्स। और बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट में एक आता है डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो वो डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या कुछ लिखना होता है वो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 138 की, छोटा सा सेक्शन है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस कर लिया था कि दो कंसेप्ट होते हैं, हमारे पास स्टैट ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हर कंपनी को कराना होता है, जो कि एक ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑडिटर से कराया जाता है। इनफैक्ट एक मेंबर्स की तरफ से अपॉइंटेड ऑडिटर होता है 138 में, जो जाता है ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास रखता है। इसके अलावा कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज को सेक्शन 138 के अंदर इंटरनल ऑडिट कराना होता है। और 138 क्या कहता है कि 138 कहता है कि वो कंपनियां जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो ऑडिट कराएंगे। तो सीधा सीधा हम रूल्स पे आ जाते हैं। हमने कहा जी फिर कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना होता है, इसके लिए उन्होंने क्या लिखा कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एवरी प्राइवेट कंपनी, तीन को बोला। उन्होंने कहा जी लिस्टेड ने तो कराना ही कराना है, कोई लिमिट नहीं देखनी। उसके अलावा अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो बात करते हैं आपसे, और इसके अलावा प्राइवेट कंपनी है तो बात करते हैं हम आपसे। हाँ, उसके अलावा अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कहां गया, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में आप इन चारों में से कोई कंडीशंस पूरी कर दीजिए, आपको कराना पड़ेगा। और ये कंडीशंस क्या आता है, DPLT। D स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, P स्टैंड्स फॉर पेड अप शेयर कैपिटल,
L stands for outstanding loans and borrowings from banks and financial institutions. T stands for turnover. तो DPLT 25, 50, 100, 200 हमने क्लास में भी ऐसे याद किया था. DPLT 25, 50, 100, 200. तो आपके डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा हैं एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. आपके टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 100 करोड़ या उससे ज्यादा हैं ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. और आपके टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करके इंटरनल ऑडिट कराना है. और फिर आप अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंडीशन है बेटा आप डीपी हटा दीजिए, आपके लिए सिर्फ एलटी है. एलटी में मतलब आपका टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है. तो हमने याद कैसे किया, सारी लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज डीपीएलटी 25, 50, 100, 200 एंड प्राइवेट कंपनी में एलटी 100 और 200 से एक्सीड करता है तो उस केस में आपको ऑडिट कराना है. कौन करेगा, कोई इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई बॉडी कॉर्पोरेट. अगर आपको ऑडिट याद है तो उसके अंदर स्टैट ऑडिट सिर्फ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते थे, यहां बॉडी कॉर्पोरेट भी कर सकती है. इसके अलावा इंटरनल ऑडिट में वहां पर आपका ऑडिटर कौन बन सकता था, स्टैट ऑडिट में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट. यहां पर उन्होंने क्या कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कोई अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय बोर्ड हो, किसी से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है. आपका इंटरनल ऑडिटर इवन कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है. स्टैट ऑडिटर कभी नहीं हो सकता था, 141 में डिस्क्वालीफाई हो जाता था वो. उसके अलावा आपका इंटरनल ऑडिटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है. स्टैट ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता था. आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट इंगेज्ड इन प्रैक्टिस हो या इंगेज्ड इन प्रैक्टिस ना हो चलेगा. स्टैट ऑडिटर में ही हैड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. इसके अलावा ये कौन अपॉइंट करता है भैया, ये बोर्ड अपॉइंट करता है. बोर्ड ही उसको बताता है क्या करना है और वो रिपोर्ट लाकर किसको देता है, बोर्ड को ही देता है. तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल ऑडिट. मेन आपको ये ध्यान रखना होता है कि किस किस को कराना होता है. उसके बाद ध्यान रखिएगा ये एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है. यानी कि कंपनी में आपका कोई सीएफओ है, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको बना दो इंटरनल ऑडिटर, कोई समस्या नहीं है. वो साथ साथ वो काम भी करता रहेगा और इंटरनल ऑडिटर ही बन जाएगा. इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है या कोई भी अदर प्रोफेशनल हो चलेगा. उसके अलावा वो इंडिविजुअल हो, वो फर्म हो, उसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट हो चलेगा. दैट इज 138 कंप्लीट हो गया. उसके बाद आ जाते हैं 135 पर, विच टॉक्स अबाउट सीएसआर, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, उन्होंने कहा है जी जो कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, ऑब्वियसली कुछ बड़ी कंपनीज, बिकॉज वो इंडिया में काम करती हैं, यहाँ के रिसोर्सेज यूज करती हैं, तो उनको कंपल्सरली सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे टुवर्ड्स सीएसआर, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आम भाषा में अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, इन सब सोशल मुद्दों के लिए थोड़ा सा पैसा आपको देना पड़ेगा. लेकिन आप समझे बेटा, ये अपनी इच्छा से डोनेशन नहीं है, ये कंपल्सरी है. तो कितना देना होता है, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट उठाइए, उनका एवरेज निकालिए और उसका 2% कंट्रीब्यूट कर दीजिए. उसके बाद कहां कहां ये अप्लाई होता है, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी, इवन फॉरेन कंपनी को नहीं छोड़ा, हैविंग अ ब्रांच ऑफिस और अ प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया, जिसका एनटीपी नेटवर्थ टर्नओवर प्रॉफिट, एनटीपी 500,000 करोड़ एंड 5 करोड़ से ज्यादा. बेटा इसको हम एनटीपी 1505 याद कर लेते हैं. 1505 को कैसे बांटते हैं, 500, 1000 और 5. हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट की फिगर सबसे कम होती है, टर्नओवर की फिगर सबसे ज्यादा होती है. तो नेटवर्थ कितना, 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा एंड प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे ज्यादा. कब, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर.
तो आप क्या करेंगे, आप एक CSR कमेटी बनाएंगे। अगर आप ऐसी कंपनी हैं जो ये में से कोई एक कंडीशन पूरी करती है तो आप एक CSR कमेटी बताएंगे। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ इंक्लूडिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी, इसका मतलब ये है कि होल्डिंग पूरा करे तो सब्सिडरी को भी कंट्रीब्यूट करना होता है, सब्सिडरी करे तो होल्डिंग में करना होता है? नहीं, दोनों को इंडिविजुअली देखना है। अगर होल्डिंग करती है तो सिर्फ होल्डिंग की कंडीशन पूरी होती है तो सिर्फ होल्डिंग डालेगा CSR में, सब्सिडरी की होती है तो सिर्फ सब्सिडरी डालेगा। सब्सिडरी की कंडीशन पूरी हो जाने से होल्डिंग के ऊपर नहीं लग जाता CSR, और ऐसी होल्डिंग पूरा हो जाने से सब्सिडरी के ऊपर नहीं लग जाता। और फॉरेन कंपनी के ऊपर लगता है प्रोवाइडेड उसका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया हो। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करती है इंडिया में तो उसके ऊपर CSR नहीं लगेगा, बिकॉज उसका कोई ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में नहीं है। तो हमने क्या किया, 135 के हिसाब से भैया एक CSR कमेटी बनाएंगे। ये CSR कमेटी क्या करेगा, ये रिकमेंड करेगा बोर्ड को CSR पॉलिसी, जिसमें यह बताएगा कि इन इन चीजों के ऊपर आपको पैसा खर्च करना चाहिए। अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड इस CSR कमेटी की तरफ से दी गई CSR पॉलिसी को चेक करेगा, उसको अप्रूव करेगा, और अप्रूव करके क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पर डाल देगा और अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी लिख लेगा। तो हमने क्या कहा, CSR कमेटी बनाइए। CSR कमेटी एक CSR पॉलिसी रेकमेंड करेगी, और इस CSR पॉलिसी को जिसको रेकमेंड किया है इसको बोर्ड अप्रूव करेगा, अपनी वेबसाइट पे डालेगा, और क्या करेगा, इसको अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डाल देगा। नेटवर्थ की डेफिनेशन दी हुई है। नेटवर्थ क्या होता है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्लस या माइनस उस साल का प्रॉफिट माइनस ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस ऑल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान क्या रखना है आपको, वो वाले रिजर्व्स जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से क्रिएट हुए हैं, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन से क्रिएट हुए हैं, उनको नेटवर्थ में इंक्लूड नहीं करना है। तो नेटवर्थ क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्लस माइनस जो भी प्रॉफिट या लॉस है उस साल का, उसके अलावा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस करिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस करिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आपको CSR कमेटी बनानी है। CSR कमेटी में कौन कौन होता है, CSR कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसको पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती, जैसे आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज और आपकी प्राइवेट कंपनीज। एक्चुअल में अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पास जाएं तो सारी लिस्टेड कंपनीज को बना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो करना होता है, और प्राइवेट को नहीं चाहिए होता। तो हमने कहा जी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनको नहीं चाहिए होता, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना होता, वो क्या करें, आपने लिख दिया कि 3 या मोर डायरेक्टर होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उन्होंने कहा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना रखे। मैंने कहा वो तो मैं समझ गया, लेकिन क्या उस केस में अभी 3 चाहिए या 2 से काम चला लूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिला ही नहीं। और प्राइवेट कंपनी में तो हो सकता है 3 हो ही ना, 2 डायरेक्टर हो, तब क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा, यानी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल हैव ए CSR कमेटी विदाउट सच डायरेक्टर। समझ आती है। A private company having only 2 directors on its board shall constitute its CSR committee with only 2 directors। यहां बात समझ आ गई कि अगर आप प्राइवेट कंपनी है और आपके पास 2 ही डायरेक्टर हैं तो फिर आप कहां से 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे, फिर आप 2 डायरेक्टर से ही काम चलाएं। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 डायरेक्टर आपको रखने हैं। 2 आप जैसे आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो तीनों नॉर्मल से काम चला लीजिए। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई होगा। वो क्या करे, उन्होंने कहा जी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, डायरेक्टर थोड़ा हो सकते हैं, उसके बाद इंडिया में 2 हो ही ना, एटलीस्ट 2 पर्सन्स वन ऑफ होम शैल बी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। ये क्या होता है, हर फॉरेन कंपनी को एक पर्सन इंडिया में जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है उसको ऑथराइज करके रखना पड़ता है टू एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट एनी नोटिसेज ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो वो पर्सन जो आपने इंडिया में ऑथराइज कर रखा है वो तो होगा ही होगा, उसके साथ कोई भी एक पर्सन जो फॉरेन कंपनी नॉमिनेट कर ले, उन 2 पर्सन से आप CSR कमेटी बना लीजिए। तो यूजुअली CSR कमेटी 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर से बनेगी, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको इंडिपेंडेंट है नहीं बिकॉज ऑफ आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो उनके बिना बनाइए। आप ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसके पास 2 डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर से बनाइए। अगर आप एक फॉरेन कंपनी है तो आपको 2 पर्सन रखने हैं, जिसमें से एक पर्सन 380 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी वाला होना चाहिए और दूसरा पर्सन शुड बी वन जो कि फॉरेन कंपनी नॉमिनेट कर ले। क्या करेगी CSR कमेटी,
सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट करेगी और रिकमेंड करेगी बोर्ड को सीएसआर पॉलिसी, जिसके अंदर वो बताएगी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर कैसा खर्च करना है, और ये एक्टिविटीज जनरली शेड्यूल 7 में डाली हुई है। शेड्यूल 7 वाली एक्टिविटी से पैसा खर्च कर सकते हैं। रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्च करना है किस एक्टिविटी पे, एंड मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी, टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करती रहेगी। बोर्ड क्या करेगा फिर? बोर्ड क्या करेगा कि जो सीएसआर पॉलिसी आई है, इट विल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएसआर कमेटी, अप्रूव द सीएसआर पॉलिसी, उसके जो कंटेंट्स हैं उसको डिस्क्लोज करेगा अपनी वेबसाइट पर और उसको डालेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो क्या करना है? उसको अप्रूव करना है, वेबसाइट पे डालना है और अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखना है। इसके अलावा बोर्ड को क्या करना है? इंश्योर करना है कि सारी एक्टिविटीज जो सीएसआर पॉलिसी में है वो कंपनी एक्चुअल में अंडरटेक करे। दैट्स इट। आगे बात करते हैं अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा डालना है। The amount of contribution should be 2% of the average net profits of the during the immediately 3 preceding financial year। उसके अलावा जो पैसा आप खर्च करेंगे, ध्यान रखें, प्रेफरेंस दें उन लोकल एरियाज को, आपके कंपनी के आसपास के एरियाज को, उनको प्रेफरेंस देना है और वो पैसा वहां खर्च करना है। उसके अलावा किसी वजह से अगर आप ये 2% पैसा खर्च नहीं कर पाए तो क्या आपको रीजन स्पेसिफाई करने होंगे इन द बोर्ड रिपोर्ट फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट, फॉर रीजन स्पेसिफाई करने होंगे फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट इन द बोर्ड रिपोर्ट। इसके अलावा आप अपने एम्प्लॉइज की सीएसआर कैपेसिटीज बिल्ड करने के लिए, यानी कि उन्हें वो काम सिखाने के लिए जो वो सीएसआर में करने जा रहे हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कितना होना चाहिए? 5% ऑफ टोटल सीएसआर इन 1 ईयर, यानी कि जो टोटल सीएसआर का अमाउंट बनता है एक साल का, वो कैसे निकाला होगा आपने? 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स का। मान लीजिए ये 200 करोड़ निकल आता है तो सिर्फ इसका 5% आप खर्च कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के ऊपर, प्लस आपके कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कैसे? एवरेज नेट प्रॉफिट 198 क्या कहता है कि जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो उन प्रॉफिट्स के अंदर वो वाला प्रॉफिट जो आपकी ऐसी फॉरेन ब्रांचेस से आया है जिनका इंडिया में कोई ऑपरेशन से लेना देना नहीं है, दे आर कंप्लीटली ओवरसीज ब्रांचेस, उनको इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि आपकी ऐसी ब्रांचेस जो ऐसी ब्रांचेस का प्रॉफिट जो कि ओवरसीज हैं, वेदर ऑपरेटेड एज ए सेपरेट एंटिटी और अदरवाइज वो इंडिपेंडेंटली काम करती हो या डिपेंडेंट काम करती हो, उन फॉरेन ब्रांचेस का प्रॉफिट आपने इंक्लूड नहीं करना है वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। सेकेंड बात का ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास कोई डिविडेंड इनकम है और वो डिविडेंड इनकम ऐसी कंपनी से आई है जो ऑलरेडी सीएसआर कर रही है, तो क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट्स का सीएसआर कर दिया तो उस प्रॉफिट का जो हिस्सा आपके पास आया एज डिविडेंड उसको आप अपने प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आपने उसको अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया तो फिर आप उसको दोबारा अपने नेट प्रॉफिट में उसके ऊपर सीएसआर पे कर देंगे, वो डबल हो जाएगा। तो उन्होंने दो बातें लिखी, फॉरेन ब्रांचेस से आया हुआ प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना है और डिविडेंड ऐसी कंपनी से आया हुआ जो ऑलरेडी कवर्ड है 135 में, जो ऑलरेडी सीएसआर कर रही है, उसको अपने प्रॉफिट्स में इंक्लूड मत करिएगा जब आप 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो। बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या देना होता है? डिस्क्लोजर्स। नंबर 3, आप बताएंगे अपने कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी, कंटेंट्स ऑफ सीएसआर पॉलिसी और साथ साथ बताएंगे रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट ऑफ 2%। अगर 2% अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाए तो उसका रीजंस बताइए, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी बताइए और साथ साथ कंटेंट्स बताइए। इसके अलावा एक एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर भी देनी होती है आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, इसको इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, सीएसआर करते समय किस किस चीज का ध्यान रखना है। सीएसआर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स आउटसाइड इंडिया जो आप करेंगे वो काउंट नहीं होंगे। ऐसे सीएसआर जो सिर्फ एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए हो रहे हैं, यानी कि आपने एम्प्लॉइज के लिए कोई हॉस्पिटल खोल दिया, उनके लिए कोई स्कूल खोल दिया, उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल खोल दिया, उनके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस माफ कर दिए, उनके आने जाने के लिए कुछ बसें लगा दी, ये सब एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए हैं, ये परक्विजिट्स हो सकते हैं, ये सीएसआर नहीं है। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा वो सीएसआर काउंट नहीं होगा। और ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप ऑलरेडी अपने नॉर्मल कोर्स में करते हैं, मान लीजिए आप हॉस्पिटल्स ही बनाते हैं, आप वॉशरूम्स ही बनाते हैं, आप स्कूल्स ही बनाते हैं, तो फिर ये काम करना सीएसआर नहीं होता, कुछ और करिए। तो जो एक्टिविटीज आप नॉर्मल कोर्स में अंडरटेक करते हैं वो सीएसआर नहीं होंगी। तो 4 बातें ध्यान रखनी है, आउटसाइड इंडिया की हुई, सिर्फ एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए की हुई, पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया डोनेशन और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी में काम किया गया, उसको आप सीएसआर नहीं मानेंगे। सीएसआर का पैसा खर्च करना कैसे है?
हमने कहा जी जनरली सीएसआर का पैसा कंपनी चाहे तो खुद खर्च करे बाहर जाके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनीज के पास जनरली इतना टाइम और इतना टैलेंट नहीं होता कि वो खुद खर्च करे एज पर देयर पॉलिसी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, उस सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू खर्च करा लीजिए, यानी कि कोई ट्रस्ट, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी वगैरह बनाइए और उसके थ्रू खर्च करिए, अपने सीएसआर का पैसा चलेगा। सेकेंडली, आप खुद सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनाना चाहते तो किसी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी को पैसा दे दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश की गई हो, तो चल जाएगा। सर सेक्शन 8 कंपनी मिली तो सही, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश नहीं थी, वो बाहर प्राइवेटली एस्टेब्लिश थी। हमने कहा उन्हें भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको देते समय उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए फॉर 3 years फॉर कैरिंग आउट सिमिलर प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि नई नई सेक्शन 8 कंपनी आपको बाहर मिली और आपने उसको दे दिया, उस केस में आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, 3 साल का होना चाहिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बनाई हुई है, दे दीजिए, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चेक करना। आप अपनी सेक्शन 8 बनाना चाहें बनाएं, खुद ही कंपनी के थ्रू काम करना चाहें वो तो बेस्ट तरीका है, कोई कंपनी मत बनाइए, खुद एज पर सीएसआर पॉलिसी कर लीजिए। अच्छा, क्या एक से ज्यादा कंपनी कोलैबोरेट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। 2-3 कंपनियां इकट्ठी आ जाएं, सारे मिलकर सीएसआर पे खर्च करना चाहें करें, लेकिन ध्यान रखना है उस केस में सब 2-2% खर्च करें। ये ना हो इकट्ठा खर्च कर रहा है तो कोई कम खर्च कर दे, कोई ज्यादा खर्च कर दे, नहीं, सबके 2-2% होने चाहिए। अगर 3 कंपनीज इकट्ठी आ रही हैं तो तीनों को इंडिविजुअली ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 2-2% का खर्च करें, लेकिन क्लब करके खर्च करना चाहते हैं क्लब करके खर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हमारे पास क्या है इसके अंदर, शेड्यूल 7 की वो एक्टिविटीज जहां पर आप पैसा खर्च करते हैं, नॉर्मल सी बातें लिखी हुई हैं, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ एंड इंक्लूडिंग सैनिटेशन, स्पेशल एजुकेशन पे खर्च करना, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल्स। इसके अलावा इस 8 पॉइंट में एक बात ध्यान रखनी है कि जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड तो इंक्लूडेड था ही था, जो पीएम केयर फंड्स बनाया गया है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, उसके अंदर दिया गया कंट्रीब्यूशन भी सीएसआर में काउंट होगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर्स फंड में दिया गया पैसा, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स फंड में दिया हुआ पैसा सीएसआर नहीं है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को दिया गया पैसा सीएसआर है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया है पैसा, सीएसआर है। स्टेट चीफ मिनिस्टर्स फंड को दिया है, नहीं है। पीएम केयर फंड में डाला है, पैसा है। इसके अलावा आपने वैसे ही पैसा खर्च किया है सीएसआर, आपने उसके दौरान आपने पीपी किट्स बांटी हैं, आपने हैंड सैनिटाइजर्स बांटे हैं, आपने लोगों की हेल्प करी है। मैंने कहा उसको कहां डालूं, उन्होंने कहा आप चाहें तो पॉइंट 1 में डाल सकते हैं उसको, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन में। आप चाहें तो उसको पॉइंट 12 में डाल सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि वो सीएसआर मिलेगा, 1 में मांग लो या 12 में मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने नॉर्मल सीएसआर के लिए जो खर्चा, नॉर्मल कोविड के टाइम पे जो खर्चा किया है वो भी आप, अगर आपने हेल्प करी है लोगों की, तो आप उसको सीएसआर में डाल सकते हैं। इसके अलावा बेटा सेक्शन पॉइंट 9 है कि आप इंक्यूबेटर्स फंड करते हैं, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनमें पैसा देते हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनोमस बॉडीज, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें एक पॉइंट है डिफेंस रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। इसके बाद एक नया वर्ड ऐड किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप समझेंगे वैक्सीन वैक्सीन बनाने में काम करते हैं, तो अगर आप इनको भी डोनेशन देते हैं आजकल कोविड के टाइम में, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को भी दिया गया डोनेशन सीएसआर में काउंट होगा। तो इसमें अमेंडमेंट्स याद रख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर उसको दिया गया डोनेशन सीएसआर है। पीएम केयर्स फंड में डाला गया पैसा सीएसआर है। सीएसआर और उसके अलावा आप कोविड रिलेटेड जो खर्चे किए थे वो पॉइंट 1 में या पॉइंट 12 में, यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में या डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर कर सकते हैं। दैट्स इट। सीएसआर ना करने की कोई पेनल्टी नहीं है एज सच। हाँ, सीएसआर की जो मैं पेनल्टी लिख रहा हूं ये 134 की पेनल्टी है कि अगर आप बोर्ड रिपोर्ट में कंटेंट्स प्रॉपर ढंग से डिस्प्लेस नहीं करते हैं, यानी कि आप रीजन नहीं लिख रहे हैं कि 2% से ज्यादा, आप 2% से कम क्यों खर्च किया है, तो उसके लिए फाइन वही है जो 134 में हम पढ़ के आए थे। इट शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड अप टू 25 लाख रुपीज, एंड एवरी ऑफिसर, जिसके लिए आपके 3 ईयर की इंप्रिजनमेंट होगी और 50,000 रुपीज से लेकर 5 लाख तक का फाइन होगा। तो ये बेटा ये सीएसआर का फाइन नहीं है, ये नॉन डिस्क्लोजर का फाइन है, जो ऑब्वियसली 134 से निकल कर आ रहा है कि अगर बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट सही नहीं होंगे तो उसका फाइन क्या होगा। अच्छा, लास्ट हम आ रहे हैं, सीएसआर हमारा यहां कंप्लीट होता है। लास्ट हम आते हैं अपना 134 में बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स के ऊपर। एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया, बोर्ड रिपोर्ट्स के कंटेंट्स। तो बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट मैंने आपको 8-10 पॉइंट याद कराए थे। उसके याद करने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने एक लर्निंग स्किल बनवाई थी आपसे, वो लर्निंग स्किल कुछ इस तरह की थी। एक मिनट,
हाँ, ये हमने लर्निंग स्किल बनाई थी कुछ इस तरह की। हमने कहा था कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, जिस बोर्ड मीटिंग को बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की थी। उस मीटिंग के अंदर कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स डिस्कस किए गए, जिसके लिए कंपनी की एनुअल रिटर्न को रेफर किया गया। कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स डिस्कस किए गए, एनुअल रिटर्न को रेफर किया गया, और कंपनी का डिविडेंड में कितना पैसा बांटना है और रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है डिसाइड किया गया। यहां से हमारे 6 पॉइंट निकल आते थे। कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग की गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की थी, स्टेट ऑफ अफेयर्स डिस्कस किए गए, एनुअल रिटर्न को रेफर किया गया, जिससे ये डिसाइड किया गया कि डिविडेंड कितना बांटना है और रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है। पहले ये 6 पॉइंट कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बताना है नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। सेकेंडली, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहां से क्या निकल के आया, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। थर्ड, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर मेंशन करने हैं। फोर्थ, एनुअल रिटर्न का जिक्र आया था बेटा, पहले आप एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न डालते थे एमजीटी 9 में, अब आपको ये नहीं लिखना होता, मैंने एनुअल रिटर्न में आपको बताया था। अब आपको अपनी वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न डालनी है और उस वेब एड्रेस को बोर्ड रिपोर्ट में डालना है। तो हमने चौथा क्या लिखा, वेब एड्रेस इफ एनीवेयर एनुअल रिटर्न रेफर्ड इन 92 सबसेक्शन 3 हैज बीन प्लेस्ड। उसके बाद हमने क्या कहा, कंपनी ने बताया कितना डिविडेंड बांटना है और कितना रिजर्व उसमें रखना है। अमाउंट इफ एनी विच इट प्रपोजेस टू कैरी टू एनी रिजर्व, अमाउंट इफ एनी इट विच इट रिकमेंड्स टू बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो 6 पॉइंट हो गए हमारे इस कहानी में। नंबर 1, बोर्ड मीटिंग कराई गई, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग। सेकेंडली, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसके कंटेंट्स हमने अभी करने हैं। थर्ड, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स डिस्कस किए गए, एनुअल रिटर्न, हमने कहा जी वेब एड्रेस जहां एनुअल रिटर्न डाली गई है, डिविडेंड कितना बांटना है, रिजर्व कितना बांटना है। उसके बाद जैसे ही डिविडेंड बांटने की बात आई, ऑडिटर साहब ने कहा जी कंपनी में हुआ है फ्रॉड। जैसे ही ये बात सुनी, कंपनी ने कहा कि कंपनी में हुआ है फ्रॉड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खड़ा हुआ और डिक्लेरेशन दी उसने कहा कोई फ्रॉड नहीं हुआ, और साथ साथ सारे डायरेक्टर्स और खड़े हो गए देख के उसको। उसने कहा जी जितने भी डायरेक्टर्स ने अपना कमेंट्स दिया, एक्सप्लेनेशन दिया ऑन द क्वालिफिकेशंस एडवर्स रिमार्क्स मेड बाय द ऑडिटर। तो हमने यहां से 3 पॉइंट निकाले थे। हमने कहा था जैसे डिविडेंड बाद में लिखे रहे हुए ऑडिटर खड़ा हो गया और फ्रॉड के बारे में बोलना शुरू कर दिया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दी, उन्होंने कहा कि नहीं फ्रॉड हुआ, और सारे डायरेक्टर्स ने कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन दी ऑन द एडवर्स रिमार्क्स मेड बाय द डायरेक्टर्स। 3 पॉइंट देख लें अगले। पहला हमने कहा डायरेक्टर ने कहा जी फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड से क्या लिखना है, डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड्स रिपोर्टेड बाय ऑडिटर्स अंडर 143 सबसेक्शन 12 अदर देन दोज रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने बात की थी कि 143 सबसेक्शन 12 में वो वाले फ्रॉड जिसमें 1 करोड़ या ज्यादा से अमाउंट से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व होता है, कंपनी के अगेंस्ट फ्रॉड किया गया होता है, वो आपको रिपोर्ट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एज ऑडिटर। लेकिन अगर 1 करोड़ से कम का अमाउंट है तो आप रिपोर्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, आप बोर्ड को बताते हैं और बोर्ड उसकी डिटेल्स देता है अपने बोर्ड रिपोर्ट में। तो हमने लिखा डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड्स रिपोर्टेड बाय ऑडिटर्स अंडर 143 सबसेक्शन 12 अदर देन दोज रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, फिर जब ऑडिटर ने कहा था फ्रॉड हुआ, फिर क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने खड़े होकर डिक्लेरेशन दी थी। तो हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर 149 सबसेक्शन 6। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट करते बेटा वो 149 सबसेक्शन 6 में एक डिक्लेरेशन देता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए जो जो कंडीशंस हैं वो सारी वो पूरी करता है। और हमने लास्ट क्या देखा था कि सारे डायरेक्टर्स भी खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हम भी अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं ऑन एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क जो कि ऑडिटर ने दिया है। तो एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी QRAD नाम से हमने याद किया था, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट एंड बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन हिज सेक्रेटेरियल रिपोर्ट। तो हमारे पास टोटल अभी तक 9 पॉइंट्स हो गए इस कहानी के हिसाब से। बोर्ड मीटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स डिस्कस किए, एनुअल रिटर्न, डिविडेंड, रिजर्व्स, ऑडिटर ने कहा फ्रॉड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दी, डायरेक्टर्स ने कमेंट्स दिया। उसके बाद ऑडिटर ने फिर कहा आपने सीएसआर पे पैसा खर्च किया है, डिविडेंड बांटने जा रहे हो। डायरेक्टर्स ने कहा हमने 3 जगह पैसा खर्च किया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो। थोड़ी सी कहानी है इसलिए हमने याद किया। हमने कहा जी 3 जगह याद किया है, रूल 3 के हिसाब से ये तीनों के बारे में बताना होता है। डायरेक्टर्स ने कहा 3 जगह खर्च किया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो। और फिर फाइनली ऑडिटर ने कहा बहुत रिस्क है। डायरेक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं, हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई हुई है। तो लास्ट 3 पॉइंट हमारे पास क्या थे कि ऑडिटर ने पूछा सीएसआर का क्या, तो हमने इसके बारे से पॉइंट बनाया। कहां गया पॉइंट, डिटेल्स अबाउट पॉलिसी डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी ऑन सीएसआर टेकन ड्यूरिंग द ईयर। हम अभी पढ़ के आए, आपका सीएसआर पॉलिसी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बतानी होती है। तो हमने क्या लिखा, डिटेल्स अबाउट पॉलिसी डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय कंपनी ऑन सीएसआर। फिर डायरेक्टर ने क्या जवाब दिया था, 3 जगह पैसे खर्च किए हैं। बेटा ये 3 जगह कौन सी हैं, रूल 8(3) के हिसाब से आपको 3 चीजों के बारे में बताना होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में क्या क्या बताना है, स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उनका इंपैक्ट।
स्टेप्स टेकन फॉर यूटिलाइजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट्स। तीन बातें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। पहले बात तो तीन बातें लिखनी कौन कौन सी हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। मतलब बड़ा सिंपल सी बात है, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब टोटल अर्निंग्स और टोटल आउटगो लिखनी है, बात खत्म। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तीन बातें लिखनी है, स्टेप्स टेकन एंड इंपैक्ट ऑफ दो स्टेप्स, स्टेप्स टेकन फॉर यूटिलाइजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है अपने एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट्स के ऊपर। टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन के बारे में, टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन के बारे में चार बातें लिखनी है। नंबर वन, एफर्ट्स मेड, वही बात जो वहां स्टेप्स थे, यहाँ एफर्ट मेड, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए क्या क्या एफर्ट किए गए। बेनिफिट्स क्या आए उसके, आपका कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ हो, कोई कॉस्ट रिडक्शन हुआ हो, कोई प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आई हो, या कोई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हुआ हो, यानी कि जो चीजें आप पहले इंपोर्ट करते थे अब आपको इंपोर्ट ना करनी पड़ रही हो बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आपने इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी लिया यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है तो डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड, ईयर ऑफ इंपोर्ट, वेदर टेक्नोलॉजी फुली एब्जॉर्ब, और अगर एब्जॉर्ब नहीं हुई तो एरियाज वेयर एब्जॉर्प्शन हैज नॉट टेकन प्लेस एंड रीजंस देयर ऑफ। क्या क्या लिखा हमने, एफर्ट्स मेड, उसके क्या बेनिफिट्स आए, टेक्नोलॉजी अगर इंपोर्ट की गई है तो डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड, ईयर्स ऑफ इंपोर्ट कब किया गया, क्या पूरी एब्जॉर्ब की गई, और पूरी एब्जॉर्ब नहीं की गई तो कहां कहां पूरी एब्जॉर्ब नहीं हुई, और रीजंस, और लास्टली टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन R&D। तो रूल 8.3 के हिसाब से तीन बातें बोली हमने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और फाइनली ऑडिटर ने क्या कहा था, रिस्क है, डायरेक्टर्स ने कहा था नहीं नहीं हमने सारे रिस्क देख लिए हैं और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना ली है। तो लास्टली स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इंक्लूडिंग identifications of risk which in their opinion may threaten the existence of the company। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बताते हैं जी हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रखी है और हमने वो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो हमें लगता है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस को आने वाले टाइम में रिस्क कर सकता है। तो ये हैं 12 पॉइंट जो पढ़ रहे हमने हैं रटे, ताकि ये 12 पॉइंट अगर पेपर में आ जाएं गलती से 6 नंबर का बोर्ड मीटिंग आपके बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स बता दो तो 12 पॉइंट आप बता देंगे। फिर से फटाफट से कर लेते हैं लर्निंग स्किल। बोर्ड मीटिंग कराई गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की, स्टेट ऑफ अफेयर डिस्कस किया गया, एनुअल रिटर्न को रेफर किया गया, कितना पैसा डिविडेंड बांटना है, कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ऑडिटर ने कहा हुआ है जी फ्रॉड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कहा मैं देता हूं डिक्लेरेशन, डायरेक्टर्स ने कहा कमेंट्स एक्सप्लेनेशन ले लो हमारी भी एडवर्स रिमार्क के ऊपर, ऑडिटर ने कहा CSR पे पैसा खर्च किया है, डायरेक्टर्स ने कहा 3 जगह किया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के ऊपर एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो के ऊपर। फाइनली ऑडिटर ने बोला रिस्क है, डायरेक्टर्स ने कहा हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो कंपनी के फ्यूचर में क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस को इंपैक्ट डालते हैं और उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना ली है। अच्छा लास्ट हमने जो करना है ये डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अच्छा बट इसके बाद 12th के बाद एक लिखा हुआ है सच अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सर अभी और भी हैं क्या करें बेटा, सच अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स दिए गए रूल 8 सबसेक्शन 5 के अंदर। इसके अंदर 2 पॉइंट बड़ा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे, ये मैंने आपको कहा था, ये याद सिर्फ ये वाले याद रख लीजिए अदर प्रिस्क्राइब्ड में कि नंबर 1 a disclosure as to whether maintenance of cost records as specified by the central government under 148 subsection 1 is made, क्या प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, एंड a statement by the company that it has complied with the provisions relating to constitution of internal complaints committee under sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act 2013। दूसरा आपको स्टेटमेंट देनी है कि हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट जो है उसके तहत इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना ली है, जहां कोई भी वीमेन एम्प्लॉय जो काम कर रही हैं अगर उनके साथ कंपनी में किसी तरह का भी कोई वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो कंप्लेन कर सकती हैं। एंड लास्टली यहां पर एक 3A पॉइंट नया ऐड किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। 3A पॉइंट क्या कहता है, 3A पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ नया ऐड हुआ है तो शायद कुछ बन जाए इसके ऊपर। 3A क्या कहता है कि जो आपने कहा था सच अदर मैटर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, उन 12 पॉइंट्स के बाद उसमें एक 3A ऐड किया गया है कि आप एक स्टेटमेंट देंगे रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ बोर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट कर रखे हैं अगर फर्म में अगर आपकी कंपनी में, तो उनकी इंटीग्रिटी, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी प्रोफिशिएंसी के ऊपर डायरेक्टर्स की क्या ओपिनियन है, ये स्टेटमेंट आपको 3A के हिसाब से देनी पड़ेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है बस कि आप 3A में आपको एक स्टेटमेंट देनी है
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, उनकी प्रोफिशिएंसी के ऊपर। दो बातें और याद रखनी है सच अदर मैटर्स एज में प्रिस्क्राइब्ड में कि क्या प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, एंड सेकेंडली क्या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है एक्स पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के हिसाब से। रूल 8 ने एक बात और बोली है कि ओपीसी और स्मॉल कंपनीज पे प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा है कि उसके लिए अलग से फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा और 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए ऐसा किया गया है। रूल 8A में एक 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए मैटर्स इंक्लूडेड बताए गए हैं, लगभग बिल्कुल सेम मैटर्स हैं, वही 12 जो हमने याद किए हैं, तो अलग से आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना पता होना चाहिए आपको कि जो नॉर्मल कंटेंट्स हैं वो 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे नहीं लगते हैं, उनके लिए अलग से रूल 8 में कंटेंट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और लास्ट में बिल्कुल आ रहा हूं अब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आपको बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट्स हमने देखे, उसमें मैं सेकंड पॉइंट में लिखा था कि आपको डालनी होती है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या कुछ लिखना है? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट हमने याद की थी गर्ल्स नाम से, गर्ल्स, और आगे हमने याद किया था पॉलिसीज, गर्ल्स पॉलिसीज। जी स्टैंड्स फॉर द डायरेक्टर्स हैड प्रिपेयर द एनुअल अकाउंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। आपको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो बनाए हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पर। जी से, आई से द डायरेक्टर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज हैव लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। आई स्टैंड फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। जी थे हमारा गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट बने। आई स्टैंड फॉर कि जो डायरेक्टर्स हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड वर्किंग इफेक्टिवली। तो आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाए हैं और वो एडिक्वेट हैं और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैं। आर स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर्स ने प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर लिया फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड्स। डायरेक्टर्स ने सफिशिएंट प्रॉपर केयर लिया फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स in accordance with provisions of this act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities। तो आपने proper records बनाए हैं for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting other irregularities. Then L stands for the directors have devised proper system to ensure compliance with all other applicable laws and that such systems are adequate and operating efficiently। तो G था going concern, I था internal control, internal financial control, R है proper records बनाए गए हैं, L है आपके पास proper system है हर लॉस से कंप्लाई करने का और वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। S stands for standards in preparation of annual accounts. The proper applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures। तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स बनाए हैं अपने, और अगर कहीं डिपार्चर हुआ है तो उसका रीजन दिया है। तो बेटा हो गया गर्ल्स पूरा। जी स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में बताना है, आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड्स बनाने हैं, एल बताया है लॉस के बारे में बताना है, एस के बारे में आपने बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, एंड फाइनली पॉलिसीज। पॉलिसीज में क्या लिखना है? दैट द डायरेक्टर्स हैड सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अप्लाइड देम कंसिस्टेंटली। जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक वैल्यूएशन का जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, वो आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने जजमेंट्स बनाई दी हैं, जो आपने एस्टिमेट्स बनाए हैं, यानी कि मान लो आपने कोई जजमेंट लिया है कि आपकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, आपके बैड डेट्स कितने प्रोविजन पे होंगे, ये जो जजमेंट्स एस्टिमेट्स आपने दिए हैं ये रीजनेबल हैं, ये प्रूडेंट हैं। ये बात आप लिखेंगे अपनी डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट में। द डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट शैल स्टेट दैट द डायरेक्टर्स हैड सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अप्लाइड देम कंसिस्टेंटली। इसके अलावा जो जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स बनाए गए हैं वो रीजनेबल हैं, प्रूडेंट हैं, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and the profit and loss of account of the company for that period। तो डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट में गर्ल्स पॉलिसी, जी स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न के हिसाब से खाते बनाए गए हैं, आई स्टैंड्स फॉर लिस्टेड कंपनी के केस में आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाए हैं और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एडिक्वेट हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैं। आर स्टैंड फॉर प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं जो कि सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स के लिए एंड प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड के लिए जरूरी हैं। एल स्टैंड फॉर आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स हैं हर एप्लीकेबल लॉ को फॉलो करने के लिए और सिस्टम एडिक्वेट हैं और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैं। एस स्टैंड्स फॉर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए हैं अपने अकाउंट्स और कहीं अगर डिविएशन हुई है तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है। और फाइनली पॉलिसीज की डायरेक्टर्स ने सिलेक्ट की हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनके जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स हैं वो रीजनेबल हैं, प्रूडेंट हैं,
so as to give a true and fair view of the state and affairs of the company and profit and loss account of that particular period। तो इसके साथ हमारा खत्म हो जाता है सेक्शन 134 से लेके 138 तक। सेक्शंस एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सेक्शन 128 की अगर हम बात करें बेटा, तो सेक्शन 128 में हमने बात की थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। 129 में हमने बात करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। उसके बाद हमें 130 के ऊपर 130 में हमने बात करी अपनी वो कंपल्सरी रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ अकाउंट्स की। 131 में हमने बात करी वॉलंटरली अपने अकाउंट्स खोल के रीओपन करना और रिकास्ट करना। उसके बाद हमारे 132 पर जिसने बात करी हमारे से नेफ्रा के बारे में। 133 में हमें बात किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करेगी और इसके अंदर हमने देखा कि नेफ्रा के रिकमेंडेशन पर प्रिस्क्राइब करेगी। 134 ने हमें बोला साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, ऑथेंटिकेशन के बारे में उसकी। 135 में हम पढ़ के आए सीएसआर के बारे में। 136 में हमने देखा राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेंबर्स वगैरह को आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है। लिस्टेड कंपनी के बारे में हमने अलग से पढ़ा है यहां पर। उसके बाद कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी 137 एक्सबीएलआर फॉर्मेट के बारे में ध्यान रखिएगा यहां पर। 138 ने बात करी इंटरनल ऑडिट के बारे में। चेन आपको मैंने समझा दी थी कि 129 में बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 134 में बोर्ड से आप उसका लेते हैं अप्रूवल, बोर्ड के बिहाफ पर होता है वो साइन, साथ में लगती है बोर्ड रिपोर्ट जिसको कराते हैं साइन। वो जाता है ऑडिटर के पास, ऑडिटर देता है अपनी रिपोर्ट। उसके बाद ऑडिटर की रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट 136 के हिसाब से भेज दी जाती है मेंबर्स को। मेंबर्स आते हैं एजीएम के अंदर, देते हैं अप्रूवल और इन अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम में 137 में आप फाइल कर देते हैं आरओसी के पास। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है अकाउंट्स चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर, जो कि हमारा है लास्ट चैप्टर कंपनीज एक्ट के सिलेबस का। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।